ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है जी, आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम लेक्चर नंबर आई थिंक 15 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, इस लेक्चर के अंदर हम ब्रिज रेक्टिफायर को देखेंगे। मैं ज़रा अपना कैमरा पहले शेयर कर लूँ। ठीक है जी। ठीक। जी हाँ, लेक्चर नंबर 15 है आई थिंक। वीडियोज में देख लूँ। लेक्चर नंबर 16 की तरफ जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, लेक्चर 15 हमारा लास्ट है, लेक्चर नंबर 16 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। ये शीट है हमारी 01। ठीक है जी। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? रेक्टिफिकेशन ही देखेंगे। लेकिन क्या होगी हमारे पास? ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छा, ब्रिज रेक्टिफायर से क्या मुराद है कि इसके अंदर हमें सिंपल ट्रांसफॉर्मर चाहिए, सेंटर टेप नहीं चाहिए। और इसके अंदर हम दो डायोड इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि अभी तक हम सिर्फ करंट की एक डायरेक्शन में बात कर रहे थे। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हम करंट की दूसरी डायरेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो अगर हमने हाफ वेव की बात की थी तो सिर्फ एक तरफ करंट जो है, यानी कि ये मैं जब ये जा रहा है तो किसी पाथ से ये वापस भी आ रहा है। इसी चीज को सामने रखते हुए क्या करते हैं? ठीक है जी, एक लाइन, दूसरी लाइन में भी हम अब हम प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? एसी सोर्स आ जाएगा। अब आपको पता है कि जिस वक्त यहाँ प्लस है तो अल्टीमेटली यहाँ क्या है? माइनस है। मतलब करंट इस तरह से जा रहा है, ये प्लस साइड है। और लोड के थ्रू होता हुआ, लोड के थ्रू होता हुआ ये कहाँ जाएगा? ये माइनस की, तो यहाँ पे माइनस। अगले साइकिल में क्या होगा? करंट अगर फर्स्ट करें इस तरफ से जाता तो लोड के थ्रू होता हुआ इस तरफ आएगा। ठीक है जी, तो ये साइकिल आपका चलता रहेगा। फायदा क्या है? नो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड। ठीक है जी। और मैक्सिमम एवी, मैक्सिमम एवरेज वोल्टेज है, नो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड। सी टी ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। और मैक्सिमम आपके पास एवरेज वोल्टेज आते हैं। ठीक है जी। अब इसकी दो तीन एग्जांपल्स हैं जो बुक में दी हुई है। पहले हम यहाँ से खुद बनाते हैं, उसके बाद बुक की एग्जांपल्स को हम यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है जी। बात समझ में आई कि एक वक्त में अगर ये डायोड चल रहा है तो करंट इसके थ्रू, लोड इसके थ्रू आएगा और ये चला जाएगा। और अगर प्लस साइकिल यहाँ अपियर हो रहा है तो इसके थ्रू जाएगा, लोड इसके जरिए होता हुआ वापस आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे चार डायोड लगाना है और करंट का पाथ को सेट करना है। ठीक है जी, चले जी अब जरा हम इसको मल्टी सिम के ऊपर भी बना के देख लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास लोड हो चुका है। सबसे पहले तो मैं लूंगा यहाँ पे चार डायोड। और हमारे मॉस्फेट 4001 को ले लेते हैं अभी, क्योंकि तो बुक की तरफ हम नहीं जा रहे। एक,
डायोड हो गया। और साथ साथ क्या चाहिए आपको, बेसिक के ऊपर एक रजिस्टर चाहिए। ठीक है जी। और सोर्सेस के ऊपर पावर सोर्सेस, एसी पावर एंड ग्राउंड फ्लो। ठीक है जी, ये चार डायोड ही हो गए मेरे पास। अब हर लाइन के ऊपर दोनों साइकिल आते हैं। मैं इसको ये पलट लेता हूँ। इसी तरह से मैं इसको यहाँ से पलट लेता हूँ। थोड़ा सा गैप कर लेते हैं ताकि हमें ड्रॉ करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो 12 वोल्ट फिलहाल आरएमएस कर लेते हैं। अभी हम पीक टू पीक और उस चक्कर में अभी नहीं पड़ते, फिलहाल इसका ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है जी। अब ये -2 मुझे माइनस मिलाना है। और प्लस टू प्लस मिलाना। ठीक है। और ये माइनस से माइनस यहाँ आ गया। लोड रेजिस्टेंस ले आते हैं यहाँ पे। तो बुक के अंदर ये डायमंड शेप वगैरह में लगे हुए हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली सीधे ही लगते हैं डायोड, तो मैंने इसलिए सीधे लगाए। चलो, अब मेरे पास ये टेस्ट पॉइंट है। ये क्या है, हमारा टेस्ट पॉइंट है। चलेंगे, यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लिया। ठीक है जो, आई होप सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है जी। आ गई फुल वेव रेक्टिफिकेशन जैसी फिगर। ठीक है जी, आ गई फुल वेव रेक्टिफिकेशन फिगर। अब इससे फायदा क्या हुआ कि दो डायोड तो एक्स्ट्रा लगे, लेकिन लेकिन सेंसिटिव ट्रांसफार्मर से बच गए, और सर्किट हमारा थोड़ा सिंपल हो गया। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको तो करूँ सेव। लेक्चर नंबर 16। ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का एक सिंपल सा सर्किट। अब अगर हम इसी सर्किट के अंदर, तो अगर थोड़ा सा इधर कर लो, ऐसा नहीं हो रहा, बुरा मान रहा। और यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर को लगा देता हूँ। लगा देते इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर रहेगा। ठीक है, इसे डबल क्लिक कर लेते हैं।
और इसको कर देते हैं 100। ऐसे भी तसल्ली के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, ये यहाँ पे जो रिपल्स जनरेट हो रही हैं, ये ये कहलाती है हमारी रिपल्स। ये अभी चैप्टर में इसी में आगे आएंगी। रिपल फैक्टर आपका जितना कम होगा उतनी अच्छी सप्लाई ये कहलाएगी। साथ साथ मैं काम करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू 1000 माइक्रोफैराड कर लेता हूँ। रिपल फैक्टर मुराद ये है कि ये जो हमारी पीक आ रही है, यहाँ पे इसमें जूम नहीं होता, ये जो पीक आ रही है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं ऐसे ले आता हूँ। ये जो पीक आ रही है मैक्सिमम, ठीक है जी, ये कितनी है एज कम्पेयर टू कंप्लीट वोल्टेजेस। जितनी ज्यादा होगी उतनी वर्स्ट या वाहियात सप्लाई कहलाएगी, जितनी कम होगी उतनी गुड या बेस्ट सप्लाई कहलाएगी। ठीक है जी, मैं इसको रन करता हूँ। 1000 की वजह से थोड़ी वैल्यू कम हो गई, ये जो पीक्स है अब हमारे पास विजिबल नहीं है। ठीक है जी, तो मैंने इसे स्टॉप किया और इसको फाइल को सेव एज डी कर देते हैं। क्योंकि कैपेसिटर के साथ हो गया, दो सर्किट हमने इसमें देख लिए। ठीक है जी, अब जरा सा हम काम करते हैं कि बुक को खोल के देखते हैं कि बुक में क्या बताया हुआ है। ये हमारा कल का चैप्टर था, कल का लेक्चर था किसमें, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होती है। अब आज का हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफिकेशन, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन। ठीक है जी, अब इसमें देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि करंट को पाथ, एक साइकिल में कौन सा पाथ मिला है, दूसरी साइकिल में कौन सा पाथ। अच्छा, ये दोनों चीजें वेरी करेंगी अगर आपके पास कन्वेंशनल करंट एंड होल करंट दोनों की अगर बुक्स इसकी अलग अलग है, तो आप किसी एक को फॉलो करें तो बात वही है कि दो डायोड एक वक्त में एक्टिव होंगे, दो डायोड आपके एक्टिव नहीं होंगे। मतलब इसके अंदर देखा जाए तो D1 D2 क्या है आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, D4 और D3 क्या है रिवर्स डायरेक्शन में। अगले स्टेप के अंदर D3 और D4 फॉरवर्ड है, D1 और D2 क्या है आपके पास रिवर्स में। यानी एक वक्त के अंदर दो डायोड एक्टिव होंगे, एक करंट को दे भेजने के लिए और एक करंट को रिसीव करने के लिए, एक करंट को फॉरवर्ड करने के लिए और एक करंट को रिवर्स करने के लिए। मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है जी, अच्छा जी, ब्रिज आउटपुट वोल्टेज पीक, वी पीक इज इक्वल टू पी पीक सेकेंडरी। ठीक है, ये बात समझ में आती है। वी पीक आउट इज इक्वल वी पीक माइनस 1.4। अब इसमें 1.4 माइनस क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपने फुल रेक्टिफायर पढ़ा हो या हाफ में पढ़ा हो, तो एक वक्त में एक डायोड एक्टिव होता है। अब यहाँ पे कितने डायोड एक्टिव हो रहे हैं, दो डायोड एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है जी, एक करंट को भेजने के लिए, एक करंट को लाने के लिए। तो अगर दो डायोड एक्टिव है तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, वी पीक माइनस 1.4, 0.7 फॉर ईच डायोड। ठीक है जी, तो देखें ये दो डायोड आपके एक्टिव है, तो 0.7 एक रखेगा, 0.7 एक रखेगा, तो जो भी वी पीक आएगा सेकेंडरी का -1.4, वो आपका वी पीक आउटपुट होगा। ठीक है जी, देख लेंगे कैसे अगर हम इसमें विजुलाइज कर सके मल्टीसिम के अंदर, तो देख लेंगे कि हाँ यार ये हमारे पास फर्क आ रहा है, या अभी ही करके देख लेते हैं। इसको बंद करता हूँ, सर्किट ए को खोलता हूँ, ओपन। ठीक है जी, अब आपके सामने ये मौजूद है, इसको मैं रन करूँ तो बेहतर जगह पर कहीं आ जाए, तो उसको मैं स्टॉप करता हूँ। ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 10 वोल्ट का एक बॉक्स है और मल्टीप्लाई बाय 1.6। ठीक है जी, 10 × 1.6, तो ये आ रहा तकरीबन 16 वोल्ट पीक, 16 वोल्ट पीक आ रहा है। और आरएमएस वैल्यू जो है हमारी वो 12 है।
12 से आरएमएस पे जब जाते हैं, पीक पे जाते हैं, तो क्या करेंगे, वी आर एम एस कर लेते हैं। 12 डिवाइड बाय 0.707, सॉरी 0.707 मल्टीप्लाई बाय 12। 0.707 डिवाइड बाय 12। ये गलत है, हाँ ये गलत है, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 0.707, 16.97, 16.97। ठीक है जी, और यहाँ पर यहाँ तकरीबन आ रहा है 16 के आसपास, तो 0.3 के करीब, तो 0.7 के करीब तो वैसे ही निकल गए। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है तकरीबन 16। और अगर वी पीक वैसे देखा जाए जो कि उसकी इनपुट पे मौजूद है, तो थोड़ा सा फर्क मौजूद है, तो इसको हम वैसे मेजर भी कर लेते हैं। तो 1.4 वोल्ट का फर्क है, तो यहाँ पे भी हम करके देख लेते स्केल के ऊपर। 0.97 तक तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इससे मजीद रेजोल्यूशन बढ़ा के देखते हैं, आता है नहीं आता वो अभी हम सिमुलेशन में देख ही लेते हैं। ठीक है जी, ये हम ले जाते हैं इनपुट के ऊपर। इस वाले कलर चेंज कर लेते हैं। अभी 10 वोल्ट कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। देखिए ये पीक थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, और ये वाली पीक कम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डायोड के अपने वोल्टेज ड्रॉप का इफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब वो कितना है, मैंने 0.9 तक तो आ गया, बाकी 0.4 का फर्क भी, 0.5 का फर्क भी आ जाएगा, अगर आपके पास बेहतर रेजोल्यूशन मौजूद हो चीजों को मेजर करने के लिए। वैसे तो यहाँ पे ये चीजें आ ही रही हैं, लेकिन आप बेहतर है कि अपने हिसाब से करके देखें, ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे हाँ इसको ऑसिलोस्कोप को रीड कैसे करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं इसको जरा सेव कर दूं, Ctrl+S। बात समझ में आ गई। ठीक है जी, आइडियल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड। आइडियल पे पता है आपको कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, जो वी सेकेंडरी की पीक होगी, यानी कि इसकी पीक टू पीक वैल्यू आएगी ना अपने, तो जो सभी सेकेंडरी की पीक होगी वही पीक आपकी आउटपुट आएगी। जबकि प्रैक्टिकल डायोड में ऐसा नहीं है, वी पीक माइनस 1.4 वोल्ट होगा। पी आई वी स्टैंड फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज, कि किसी भी एक डायोड के ऊपर मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितने होंगे। तो लाजमी बात है, अगर कोई भी डायोड इसमें रिवर्स है, तो वी पीक +0.7, एक तो 0.7 उसका होगा जो डायोड आपका फॉरवर्ड हुआ होगा, और वी पीक वो होंगे जो वोल्टेज आ रहा है। ठीक है जी, तो किसी भी डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वी पीक +0.7। ठीक है जी, ये थ्योरेटिकल चीज है, अब इसको इसमें अगर हम मेजर नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं, किसी डायोड के अक्रॉस अब ऑसिलोस्कोप अगर नहीं लगा के देख सके तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि ज्यादातर अगर दो डायोड फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड है, तो दूसरे के ऊपर अगर रिवर्स आ रहा है उसी पॉइंट पे, तो क्या आ रहा होगा, 0.7 इस डायोड का और मैक्सिमम पीक, मिसाल के तौर पे ये प्लस आ रहा है, तो ये तो फॉरवर्ड हो गया, तो इसी के अक्रॉस क्या है, 0.7 यहाँ रुके और वी पीक भी यहाँ हुआ, तो क्या हुआ, इसके ऊपर वी पीक +0.7। ठीक है, अब इन्होंने सर्किट बना के दे दिया है। क्या कहते हैं, द पीक आउटपुट, डिटरमाइन द पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर assuming the practical diode, what PIV rating is required for diode. The transformer is specified to be 12 volt RMS secondary volt for the standard 120 volt across the primary. ठीक है जी, हम ही बनाते हैं। ठीक है जी, चला के देखते हैं, और फिर कोशिश ये करेंगे कि हम किसी एक डायोड के अक्रॉस भी हम
नाप के देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है जी, चलो जी। ये भी बंद हुआ, और ये भी बंद हुआ। ठीक है जी, ब्लैंक है। ट्रांसफॉर्मर था यहाँ पे। अब हमारे पास ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर आ सकता है। और पावर सोर्स एसी पावर, और क्या आ गया आपके पास, किराया। ठीक है जी, और क्या कह रहे हैं ये, एक रेजिस्टेंस अटैच और चार डायोड है। ठीक है जी, ये चीजें आ गई, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 10 पे। 120 वोल्ट आर एम एस, 120 वोल्ट आर एम एस आर आर। और ये क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मर, 10:1 का ही होगा, जब ये आउटपुट 12 वोल्ट आर एम एस दे रहा है। ठीक है जी, डिवाइड बाई 10 आ रहा है ना। ठीक है जी। ठीक है जी, ये लग गया। तो इसको अगर मैं, शुक्र है। सही है जी। अब आ जाते हैं यहाँ डायोड्स के ऊपर, इसको हम, और इस वाले डायोड को हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस वाले ऊपर लेते हैं, एक ही बात है। इसमें हमें फायदा होगा। अब इस पॉइंट से माइनस भी कनेक्टेड है, प्लस भी कनेक्टेड है। दूसरे पॉइंट से भी डायोड, एक दूसरे, एक डायोड का माइनस और दूसरे डायोड का प्लस कनेक्टेड है। ठीक है जी, ये 10 के ऐसे आ गए यहाँ पे। ठीक है जी, मेरे ख्याल में काफी मुनासिब है। चलिए, ज्यादा इसको अच्छा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये चीज आ गई। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, वी पीक सेकेंडरी। ठीक है जी, पहले लगा अप्रोक्सीमेटली 17 वोल्ट आएगा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे 14.14 क्यों आ रहा है, यानी 1.414 क्यों आ रहा है, आर एम एस वैल्यू क्यों आ रहा है ये, कौन बताएगा, मुझे लग रहा है दोनों साइकिल की बात हो रही है। अच्छा जी, अप्रोक्सीमेटली 17 वोल्ट आ जाइए, वी पीक सेकेंडरी। चेक करते हैं जरा। ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप है। तो यहाँ लगा लेते हैं।
10 वोल्ट करीब कर दिया। तो सही जगह पे कहीं स्टॉप करता हूँ। हो गया। वन ब्लॉक, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, अराउंड 7 है। ठीक है जी। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 अराउंड 17 वोल्ट पीक आ रहा है। और यहाँ पे क्या दे रहा है ये? 17 वोल्ट दे रहा है। ठीक है जी। अब जो आउटपुट आएगी वो स्लाइटली इससे कम आनी चाहिए। ठीक है जी। इसको मैं फिलहाल बंद कर लूँ। ठीक है जी। ये इनपुट को है जो रेड वाली, और आउटपुट जा रही है ये क्या है हमारे पास, ग्रीन या येलो वाली। अच्छा ये भी अराउंड है भाई 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 16 वोल्ट के आसपास है। ठीक है, जबकि ये क्या कह रहा है, 15.6 वोल्ट। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे ही होगी तो क्या होगा ये, 15.6 वोल्ट। समझ में आती है कुछ? अच्छा जी। पीक इनवर्स वोल्टेज यानी कि किसी एक डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितने। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें ट्रिकी है, हमें एक चैनल को हटाना पड़ेगा। यही वाला चैनल ले लेते हैं। ठीक है जी। और इस पॉइंट के ऊपर दो डायोड है, एक ये है और एक ये। इस डायोड के अक्रॉस लेते हैं, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरे पे ये आ गया। अगर वेव उल्टी आ रही होगी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। सीधी आ रही है, कलर चेंज करते हैं। ठीक है जी। देखिए हल्का सा ये नीचे भी आ रहा है, यानी 0.7 के करीब यहाँ भी मौजूद है। 0.7 और बाकी ऊपर का जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी। 15.6 जो ऊपर की एक्चुअल के करीब आ ही रही है, इसी के बराबर है, रेड वाले के बराबर। और रेड वाले से थोड़ी सी कम है, आगे भी चाहिए ना कि आउटपुट, वो इनपुट है थोड़ी सी ज्यादा ही। और ये क्या आ रही है, 16.3 आ रही है, यानी कि जो 17 आ रही है पी, ये क्या है हमारी सेकेंडरी है। ये रेड वाली क्या सेकेंडरी है। और जो डायोड के अक्रॉस आ रही है वो कितनी, 16.3। तो इसमें देखें 0.7 के करीब का फर्क आ रहा है नीचे से हम लोग। ठीक है जी। थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसे आप आराम से बैठ के तसल्ली से करके देख लीजिएगा। कोई इशू होता है तो मुझे बताइए, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एक प्रैक्टिस सेशन में जिसमें आपके सवालात हो। अभी सिर्फ वन साइड चल रहा है जो कुछ चल रहा है। ठीक है जी। इसको फाइल को मैं सेव एज कर दूँ, सर्किट सी। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आसानी से समझ में आ जाएंगी, जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो आपके अच्छे रिवाइज हो सकेंगे बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। अच्छा जी। अब आ गया वही कैपेसिटर वाली बात आ गई जो हम वहाँ पे लगा के देख चुके हैं। अभी देखिए ये क्या आपको बता रहा है, वोल्टेज रिपल। लार्जर रिपल ब्लू मींस लेस इफेक्टिव फिल्टरिंग, लार्जर जो है जितनी बड़ी पीक होगी उतनी फिल्टरिंग अच्छी नहीं होगी, यानी कैपेसिटर का उतना इफेक्ट वहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो अगर मैं बंद कर दूं और इसको सर्किट डी कर लूं, हम कैपेसिटर भी यहाँ पे लगा के अभी देख लेंगे।
ठीक है जी, कैपेसिटर भी इसके अक्रॉस लगा के देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आएगा, ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला। ओके। ठीक है जी, अब ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊँ। आप ये देखें कि 1 माइक्रोफैराड के ऊपर रिपल्स देखें कैसी है। इसका मतलब कैपेसिटर अपना इफेक्ट इतना बेहतर नहीं छोड़ रहा है, या कैपेसिटर का लगाना यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, इसको कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। अब देखते हैं 10 करने के बाद क्या इसका इफेक्ट बढ़ता है। अभी तो इफेक्ट इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा, रिपल्स जगह इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है ना, इसकी मुकाबले ये हाइट ज्यादा है, ये कम है। अब मैं कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रिपल्स का जो पीक है वो कम होना चाहिए। पहले 10 था, पहले 1 था, अब हमने 10 कर दिया। फर्क पड़ा तो कौन सा वाला इफेक्टिव फिल्टरिंग कर रहा है, 10 माइक्रोफैराड कर रहा है। अच्छा जी, अगर इसे 10 माइक्रोफैराड को मैं यहाँ पे ले जाऊँ 100, ये उससे भी बेहतर फिल्टरिंग कर रहा है। ठीक है जी, 1000 ले जाऊंगा तो और रिपल्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है जी, इसको मैं स्टॉप कर दूँ, सेव कर दूँ। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब रिपल फैक्टर क्या होता है, आर, स्मॉल आर से होता है वी आर पीक टू पीक ओवर डी सी। ठीक है जी, अभी वी आर पीक टू पीक वेयर इज द पीक टू पीक रिपल वोल्टेज ऑफ वोल्टेज डी सी। यानी कि आपको इसको नापने की जरूरत है, और उसको आप डिवाइड कर दें जो वी डी सी आप बना रहे हैं, तो पता चल जाएगा इसका रेशियो क्या है। ठीक है जी, अब इस वाली एग्जाम्पल के अंदर हम इसे बना लेते हैं अभी। जो रिपल फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 0.039, 3.9% आ रहा है। अगर मैं इसको जितना कम कर लूंगा उतना बेहतर मैं फिल्टरिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1000 माइक्रोफैराड लगा हुआ है। वैल्यू बढ़ाऊंगा तो रिपल और छोटे, कोशिश करेंगे इस सर्किट बनाने के बाद हम रिपल की पीक टू पीक वैल्यू भी नाप सकें। ठीक है जी, चलें जी सर्किट बनाते हैं। ये तकरीबन हमारे पास मौजूद है, 10:1 का ट्रांसफार्मर मौजूद है, ब्रिज बना हुआ है हमारा, सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना है और नापना है। ठीक है जी, इस सर्किट को मैं सेव कर लूँ ई, क्योंकि हम इसे एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। 5वां सर्किट बन रहा है। ठीक है जी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कर दी हमने 220 ओम, तो कर दिया मैंने 1000 माइक्रोफैराड। ठीक है जी, अब वैल्यू चूंकि 220 ओम्स की करंट बढ़ा है तो रिपल्स बढ़ेगा, करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। अब कैपेसिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है जी, मैं इसको, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको किसी तरह से मेजर कर सकूँ। यार, मैं और रन करता हूँ और ऐसे ही रुकता हूँ कि कहीं मुझे इसकी पीक मिल जाएगी मेरे। ठीक है जी, तो 1, 2, 3, ठीक है जी, 3 या 4 कह लें, तो ये आ रहा है 0.4 वोल्टेजेस, यानी कि 0.4
1 का ब्लॉक है तो 0.4 वोल्ट की है। ठीक है जी, यहाँ पे हमें 0.4 वोल्टेज इसको याद रखना है हमें। और डीसी कितना आ रहा है, 15 समथिंग आ रहा है, चाहिए 0.5 बता रहा है। तो हो सकता है 0.5 हो, ये हमारे रीडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं दोबारा देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 के आसपास ही। ठीक है जी, तो ये 5 डॉट्स का आ रहा है तो 0.5 वोल्ट होगा। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, the transformer is turn ratio is 0.1, the peak private voltage is V private 120 वोल्ट, तो अराउंड 170 वोल्ट पीक टू पीक है। तो सेकेंडरी क्या होगा हमारे पास, 17 वोल्ट होगा, तो 10 से डिवाइड कर रहा है, 10:1 का है, इसका मतलब 10 वोल्ट पे 1 वोल्ट डिवाइड बाय 10 है। तो अगर 170 वोल्ट पीक टू पीक इनपुट है तो आउटपुट 17 वोल्ट पीक के करीब हो सकती है। अच्छा जी, रेक्टिफिकेशन कैसे निकाली उन्होंने, ला तो जो पीक वोल्टेज थी -1.4, आपके सामने 15.6 आ गया। 1.4 क्यों आया, क्योंकि एक वक्त में दो डायोड एक्टिव है, तो हमारे पास 0.7 एक डायोड का, 0.7 दूसरे डायोड का, तो क्या हुआ ये हमारे पास 0.7 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट 1.4 वोल्ट आ गया। अच्छा, वी रिपल्स यानी कि रिपल वोल्टेज पी टू कैसे निकालेंगे, 1/f/r/l/c। एफ क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 120 हर्ट्ज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लाजमी बात है, लाजमी बात है, 120 हर्ट्ज हम क्यों कह रहे हैं, गुड क्वेश्चन है इसमें। 120 इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जितने टाइम में एक फ्रीक्वेंसी आ रही थी, आज उतने टाइम में ये दो साइकिल आ रहे हैं। तो लाजमी बात है, अगर ये एक साइकिल आपका ठीक है तो टी बाय हाफ हो, जब टाइम कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो अगर 60 हर्ट्ज आ रही है तो ये क्या हो गई, 120 हर्ट्ज हो गई। 220 ओम्स का लोड आ गया, एफ आ गई फ्रीक्वेंसी, लोड रेजिस्टेंस आ गया 220 ओम, और कैपेसिटर आ गया 1000। ये सारी वैल्यू यूनिट वाइज लिखी हुई। तो अराउंड ये आ गया 0.591, और हमने जो वहाँ पे रिपल्स की पीक नापी है वो भी अराउंड यही है। अच्छा, अगर आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद हो तो आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके रिपल्स को कम कर सकते हैं। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे इसको मेजर भी कर लिया, और अराउंड वही 0.5 अगर हम यहाँ कह रहे हैं, 0.4 कह रहे हैं। ठीक है जी, और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी अराउंड कितनी आ रही है, 0.59 0.6 वोल्ट के करीब आसपास आ रही है। तो जब मैंने इसका रेशियो निकाला तो 0.591/15.3, तो क्या बन गया 0.039, मतलब 3.9% रिपल वोल्टेज है। अच्छा जी, ये 1000 के ऊपर है, रन करते हैं। 1000 के ऊपर रिपल आ रही है। अब फर्स्ट वैसे दो तरीके हैं, अगर मैं इसको कर दूं 10,000, अब देखते हैं, रिपल कम हो गई, रिपल कम हो गई। इसको दोबारा मैं क्या करता हूँ, 1000 करता हूँ, फिर रन करता हूँ, वही रिपल वापस आ गई। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी बढ़ाते हैं, ये 220 है ना, इसको आप कर दे 1000। अब देखते, बेहतर आ गया। तो अगर रेजिस्टेंस लोड को आप कम करना बेहतर है, नहीं, कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाना बेहतर है। ठीक है जी, कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपके पास रिपल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, रिपल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब लाजमी आता है, अगर आप लाइन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये 60 हर्ट्ज है, ये आपके पास 50 हर्ट्ज है, तो आप इसे तो वेरी करने से रहे। लाजत अगर मैं इसे 50 हर्ट्ज करता हूँ, अगर हम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, सबसे पहले तो इसको वो लिया है पुरानी वैल्यू के ऊपर, तो हमें फिर कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाना ही बेहतर रहेगा। 220 ओम से नहीं, वो रिपल्स आ गए। अब मैं ऐसे करता हूँ, 60 है ना से 50 करता हूँ। अब 50 का मतलब क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। अब कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग का टाइम ज्यादा चाहिए होगा, तो कैपेसिटर की वैल्यू तो बढ़ी नहीं है, तो रिपल्स बढ़ सकती है। कैपेसिटर कब तक खींचेगा उसे,
ठीक है जी, स्टार्ट करते देखें। बढ़ गई रिपल्स। अब इसे सही करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 10,000 कर सकता हूँ। ठीक है जी। और बेहतर करना है और 10,000 से बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे दो कैपेसिटर को ऐड कर लें, पैरेलल करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं एक काम ये भी करके दिखाया था। ये एडिशनल है, ये मैं हटा दूंगा अभी ना। अब देखते हैं, पहले से बेहतर है। ठीक है जी। तो लाजमी बात है, हम फ्रीक्वेंसी को भी अपने पास वैरी नहीं कर सकते, और लोड जो हमारा बना हुआ है, जो चीज हमें चलानी है उसको भी हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो उस लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे पास रिपल्स कम से कम आए। ठीक है जी, स्टॉप करते हैं। तो 1000 रख दिया, ओके। ये वही हम चलेगा किसके ऊपर, जो हमारी यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है जी, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये सिर्फ इस वीडियो में दिखाने के लिए था कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। जाते जाते इसके अंदर इसको तो मैं सेव करूँ, कोशिश करते हैं हम यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा लें। ठीक है जी। अब वोल्टेज रेगुलेटर कैसे लगता है, उसके लिए हमें पहले यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर को देखना पड़ेगा। अच्छा जी, वोल्टेज रेगुलेटर आता है हमारे पास 7805, डाटा शीट सर्च करते हैं। ठीक है जी। सिंपल सी वोल्टेज रेगुलेटर है, 7805 मतलब 5 वोल्ट की। अब मैं 7812 लगाऊंगा तो 12 वोल्ट की हो जाएगी। इसकी एप्लीकेशन सर्किट मिल जाए तो हम यहाँ बना लेते हैं। मुझे तो पता क्या है तो कुछ भी नहीं, इन आउट एंड ग्राउंड है और दो कैपेसिटर है। लेकिन हम डाटा शीट को कैसे देखते हैं, ये इससे मिलता है सर्किट। फिक्स आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है जी, 0.33 माइक्रोफैराड है और ये 0.1 है, और दोनों कैपेसिटर नॉन पोलर है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे सर्किट एक अलग से बनाता हूँ और फिर उसका ऑसिलोस्कोप केवल हम, सॉरी भाई, डिस्टर्बेंस के लिए माजरत, नेचर कॉल की। इसमें तो नजर नहीं आ रही वोल्टेज। इसमें कोई हेल्प करेगा मुझे ढूंढने में। ठीक है जी, 7812। कैपेसिटर्स का आ जाता है।
ठीक है जी। तो ग्राउंड आ ही गया। ये पेन आ गई। 0.33। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम एक और ऑसिलोस्कोप को लगा के देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है। प्लस, देखें प्योर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी। रेगुलेटर का फायदा क्या हुआ, ये प्योर स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई। क्योंकि एज कम्पेयर टू दिस ये स्ट्रेट लाइन, अगर मैं इसको अपनी पुरानी वैल्यू से भी ले जाऊँ। ठीक है जी। और इसको मैं ए सी की वैल्यू, तो क्या हुआ, देखें ये फिर भी रिपल्स दिख रही है, लेकिन रेगुलेट होने के बाद रिपल्स आपकी बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है जी। और ये कितना है, 5 वोल्ट पर डिवीजन, तो 5 वोल्ट 5 वोल्ट और ये समथिंग यहाँ पे। ठीक है जी। तो 1 पॉइंट, यानी कि 2, 2.4 ऐसी कुछ है, तो अराउंड 12 वोल्ट डीसी रेगुलेट आपको मिल रहा है यूजिंग 7812। ठीक है जी। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। और ये हो गया सर्किट नंबर है। ई में ही सेव हो गया, तब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है जी। ये ई के अंदर ही सेव हो गया, तो एफ भी करते हैं चले। ठीक है जी। चले जी। यहाँ तक के लिए इतना काफी है, हमने बहुत सारी चीजें सिलेक्शन में कवर करने की कोशिश की, जो थॉरली देख लीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है जी। चले जी, थैंक यू वेरी मच।